एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। तो हम दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने 3-4 क्लासेस ऑलरेडी कर ली हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि दिल्ली सल्तनत में उद्योग व व्यापार कैसा था, उद्योग व व्यापार का सिस्टम कैसा था, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारी पहले लाइन है कि 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक का युग भारत तथा अरब के मध्य व्यापारिक संबंधों का स्वर्णकाल कहा गया है। कि 7वीं शताब्दी मतलब कि 600 से लेकर 699 ईस्वी शताब्दी, 7वीं शताब्दी ये हो गई। 10वीं शताब्दी तक, तो 10वीं कौन सी हो गई, 900 से लेकर 999 ईस्वी तक। तो इस शताब्दी तक के बीच का जो है वो भारत और अरब के बीच में जो है व्यापारिक संबंध, मतलब कि व्यापार काफ़ी अच्छा था इस बीच में, इस ईस्वी के बीच में 600 से लेकर 999 ईस्वी तक भारत और अरब के बीच में व्यापारिक संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इसीलिए जो है इस टाइम पीरियड को इसका व्यापार का स्वर्णकाल कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अरब और भारत के मध्य व्यापार का स्वर्णकाल कौन सा है, तो 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट है कि व्यापारियों के समूह को तुज्जार ए खास कहा जाता था। कि दिल्ली सल्तनत में व्यापारियों के समूह, जो व्यापारियों का ग्रुप होता था, उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था तुज्जार ए खास कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बर्नी 2 प्रकार के व्यापारियों का उल्लेख करता है। कि जो बर्नी इतिहासकार है वो 2 प्रकार के व्यापारियों का उल्लेख करता है। तो उसके बारे में देखते हैं। बर्नी के जो थॉट हैं, जो इसके उल्लेख हैं, इसके द्वारा किया गया वर्णन है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बर्नी 2 प्रकार के व्यापारियों का उल्लेख करता है। कौन कौन से? नंबर 1 है कारवानी तथा नायक। नेक्स्ट है मुल्तानी। यह अनाज का व्यापार करते थे। कौन? कारवानी तथा नायक, यह अनाज का व्यापार करते थे। और दूसरा जो मुल्तानी है, यह लंबी दूरी का व्यापार करते थे। मतलब कि जो बर्नी इतिहासकार है वह दिल्ली सल्तनत में क्या कहता है कि जो अनाज के व्यापारी होते थे उनको उसने नाम दिया है कारवानी तथा नायक, जबकि जो लंबी दूरी का व्यापार करते थे, जो कि कई कई दिनों तक व्यापार के लिए बाहर रहते थे, उनको बोला गया है मुल्तानी। नेक्स्ट हमारा है कि मोहम्मद बिन तुगलक का काल व्यापारिक गतिविधियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। किसका? कि कौन सा सुल्तान है? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का काल व्यापारिक गतिविधियों के लिए, मतलब कि व्यापार के लिए इसका टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके समय में व्यापार अच्छा खासा चलता था, अच्छा खासा व्यापार होता था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान में लोधी शासक खुद एक व्यापारी थे। कि जो सबसे अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का, लोधी वंश, तो लोधी शासक जो थे वो खुद व्यापारी थे। मतलब कि जो सुल्तान थे वो खुद भी व्यापार करते थे। देश के विभिन्न भागों में व्यापारिक वस्तुओं पर कर प्राप्त करने के लिए चौकियां स्थापित की गई थी, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी में मिलता है। कि देश के विभिन्न भागों में व्यापारिक वस्तुओं पर कर, कि जो व्यापार की जो वस्तुएं होती थी उन पर टैक्स प्राप्त करने के लिए चौकियां स्थापित की, जगह जगह पर छोटे छोटे ऑफिस खोले गए थे टैक्स प्राप्त करने के लिए, जिसका उल्लेख सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है? इन चौकियों का वर्णन, तो इन चौकियों का वर्णन हमें मिलता है, पुस्तक है कौन सी? तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी पुस्तक में मिलता है। यह किसकी पुस्तक है? यह मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक है। मिन्हाज उस सिराज एक इतिहासकार है, एक लेखक है, तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है तबकात ए नासिरी। उसमें हमें किसका वर्णन मिलता है? सबसे पहले व्यापारिक वस्तुओं पर कर प्राप्त करने के लिए चौकियां जो स्थापित की गई थी, जगह जगह पर जो ऑफिस खोले गए थे, उनका वर्णन हमें मिलता है। जैसे कि आज टोल होते हैं रोड पर जो टोल लिया जाता है ना, जैसे जगह जगह पर टोल लगे, टोल नाका लगे हुए होते हैं, उसी टाइप में जो है उस समय व्यापार पर जो है कर प्राप्त करने के लिए चौकियां लगी हुई थी। तो इनका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? इनका वर्णन मिलता है हमें मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी में। ये आपको पुस्तक का ध्यान रखना है कि किसकी पुस्तक है। कई बार मिलान में आ जाता है
कि तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है? तो मिन्हाज उस सिराज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि 4 पहिए वाले रथ का वर्णन भी सल्तनत काल में मिलता है। जो रथ होते हैं उनका वर्णन भी सल्तनत काल में मिलता है। नौका निर्माण का उद्योग भी इस काल में काफ़ी जोरों पर था, क्योंकि नाव के माध्यम से दूसरी जगह जाया जाता था। नाव का निर्माण जो था उसका उद्योग भी चलता था काफ़ी, तो इस काल में काफ़ी जोरों पर था, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मध्यकाल में व्यापारिक मार्गों में मुल्तान काफ़ी प्रसिद्ध था। कि जो व्यापार का मार्ग था उसमें मुल्तान वाला मार्ग जो था वो काफ़ी प्रसिद्ध था, क्योंकि मुल्तान में शेख बहाउद्दीन ज़कारिया की खानकाह थी। जो प्रसिद्ध सूफ़ी संत है शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, उनकी खानकाह मतलब कि उनकी दरगाह थी मुल्तान वाले रास्ते पे। इसीलिए जो व्यापारी थे वो इस मुल्तान के रास्ते से व्यापार ज़्यादा करते थे, ताकि खानकाह में साथ में मत्था भी टेक लें शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, उनकी जो है दरगाह पर भी जा सके और साथ में अपना व्यापार भी कर सके। और व्यापार के लिए यह मार्ग काफ़ी सुरक्षित भी था, इसलिए मुल्तान काफ़ी फेमस था व्यापारिक मार्ग के लिए मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि देवल गुजरात। देवल कहाँ पर है? गुजरात में। कि देवल व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध था, व्यापार के लिए काफ़ी फेमस था, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का कार्य करता था। खंबात जो था वो रेशम के लिए प्रसिद्ध था, देवगिरी रत्नों के लिए। तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, ये मिलान के लिए क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि जो खंबात था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो खंबात रेशम के साथ मिलान की होगा। और देवगिरी था वो रत्नों के लिए फेमस था, तो देवगिरी का मिलान किसके साथ होगा? रत्नों के साथ। और देवल पूछ लिया जाता है कि देवल क्या था, तो ये देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में काम करता था। खंबात रेशम के लिए, जबकि देवगिरी रत्नों के लिए काफ़ी फेमस था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बंगाल चावल तथा रेशम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। अब बंगाल कहा गया कि बंगाल किसके लिए जाना जाता था सबसे ज़्यादा? तो बंगाल चावल और रेशम इसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस था। चीनी यात्री है, उसका क्या नाम है? माहुयान। माहुयान रेशम के कीड़े पाले जाने का उल्लेख करता है कि चीनी यात्री था माहुयान, जो कि दिल्ली सल्तनत में भारत यात्रा पर आया था। तो वह बंगाल में वर्णन करता है कि बंगाल में रेशम के कीड़े पाले जाते थे। यह अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन करता है कि रेशम के कीड़े उस समय दिल्ली सल्तनत में बंगाल में पाले जाते थे। वैसे सबसे ज़्यादा बंगाल किसके लिए फेमस था? चावल और रेशम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि देवगिरी के अधिकतर निवासी व्यापारी थे जो रत्नों का व्यापार करते थे। देवगिरी किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि देवगिरी रत्नों के लिए प्रसिद्ध था, खंबात रेशम के लिए, जबकि बंगाल था वो चावल तथा रेशम दोनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि अनहिलवाड़ नगर व्यापारियों के लिए तीर्थ स्थान के समान था, कि यहाँ से व्यापार ज़्यादा होता था। यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम व्यापारी रहते थे, कि जो मुस्लिम व्यापारी थे वो कहाँ पर ज़्यादा रहते थे? वो अनहिलवाड़ नगर में रहते थे, इसीलिए व्यापारियों का यह तीर्थ स्थान भी बोला जाता है। आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में व्यापारियों का तीर्थ स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? अनहिलवाड़ नगर को व्यापारियों का तीर्थ स्थान कहा जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट याद यही रखना है कि खंबात रेशम के लिए प्रसिद्ध था, देवगिरी रत्नों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि बंगाल चावल तथा रेशम दोनों के लिए। और कौन सा यात्री जो है अपनी यात्रा वृत्तांत में बंगाल में रेशम के कीड़े पाले जाने का उल्लेख करता है? तो हमें ध्यान रखना है कौन करता है? ये माहुयान करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आयात व निर्यात की। दिल्ली सल्तनत में आयात व निर्यात किन किन चीज़ों का होता था? आयात व निर्यात के लिए कौन कौन सी चीज़ें फेमस थीं? नेक्स्ट है कि मध्यकाल में बनारस एक विशेष प्रकार की पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। पगड़ी जो कि सर पर बांधी जाती है, तो बनारस की पगड़ी उस समय काफ़ी फेमस थी मध्यकाल में। तो बनारस किसके लिए प्रसिद्ध था? बनारस पगड़ियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत में घोड़े, अस्त्र शस्त्र, दास, सूखे मेवे, फल आदि का आयात किया जाता था। आयात किन किन चीज़ों का किया जाता था? आयात का क्या मतलब होता है? मंगवाया जाता था दिल्ली सल्तनत में।
तो दिल्ली सल्तनत में बाहर के देशों से घोड़े मंगवाए जाते थे, अस्त्र शस्त्र हथियार मंगवाए जाते थे, दास मतलब गुलाम मंगवाए जाते थे, सूखे मेवे मंगवाए जाते थे और फल, इन सभी चीज़ों का आयात करते थे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान। नेक्स्ट है कि इब्न बतूता इतिहासकार हैं और मार्को पोलो ईरान व तुर्किस्तान से घोड़ों के आयात का उल्लेख करते हैं। कहाँ से बताते हैं ये दोनों ही इतिहासकार? ये कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत में घोड़े कहाँ से मंगवाए जाते थे? घोड़े तुर्किस्तान से मंगवाए जाते थे। ये इब्न बतूता अपनी किताब में बताता है और मार्को पोलो भी अपनी किताब में बताता है कि ईरान व तुर्किस्तान से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो वो थे वो घोड़ों का आयात करते थे, या युद्ध में लड़ने के लिए उनको घोड़ों की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए वो घोड़ों का आयात ईरान व तुर्किस्तान से करते थे। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत से निर्यात की प्रमुख वस्तु सूती वस्त्र था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम सभी जानते हैं कि भारत का कपड़ा जो है, भारत के सूती वस्त्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो निर्यात की प्रमुख वस्तु, सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी भारत की उस समय? सूती वस्त्र, जो कि अनेक देशों में भेजा जाता था। भारत में आयात के लिए हमने अभी ऊपर पढ़ा कि आयात तो घोड़ों का किया जाता था, अस्त्र शस्त्र का, सूखे मेवे, इन सभी चीज़ों का आयात किया जाता था। जबकि निर्यात मतलब कि भेजी क्या चीज़ जाती थी भारत से बाहर व्यापार के लिए? तो सूती वस्त्र भारत से बाहर भेजा जाता था। नेक्स्ट है कि भारत में नील का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। नील की खेती करते थे ना लोग पुराने समय में काफ़ी। लाहौर और बयाना, ये दोनों ही जो प्लेस हैं, दोनों ही जगह नील के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। आपसे मिलान वाली जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछा जा सकता है कि लाहौर और बयाना किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये नील के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बयाना का संबंध नील से होगा और लाहौर का संबंध भी नील से होगा, क्योंकि यहाँ पर नील की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी और फिर नील को जो है बाहर के देशों में भेजा जाता था। नेक्स्ट है कि मार्को पोलो लाहौर से इस्पात के निर्यात का उल्लेख करता है कि लाहौर जो है वहाँ से इस्पात का निर्यात किया जाता था, इस्पात भेजा जाता था दूसरे देशों में। इस चीज़ का वर्णन कौन करता है? तो इस चीज़ का वर्णन मार्को पोलो करता है। ध्यान रखना है हमें कि मार्को पोलो ने किसका वर्णन किया है? तो मार्को पोलो ने लाहौर से इस्पात के निर्यात का वर्णन किया है। नेक्स्ट है कि इसके अतिरिक्त जड़ी बूटियाँ, मसाले, शक्कर आदि भी निर्यात किए जाते थे, कि जड़ी बूटियाँ भी बाहर के देशों में भेजी जाती थी, मसाले भी भेजे जाते थे और शक्कर आदि जो है इन सभी का निर्यात किया जाता था। क्योंकि मसाले भारत के काफ़ी प्रसिद्ध थे, सूती वस्त्र भारत का काफ़ी प्रसिद्ध था और नील की खेती यहाँ पर बड़े पैमाने पर होती थी, इसीलिए नील भी दूसरे देशों में भेजा जाता था। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि सिक्के, दिल्ली सल्तनत के सिक्कों के बारे में हम पढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे, किस सुल्तान ने कौन सा सिक्का चलाया था, इसके बारे में देखते हैं हम। कि प्रारंभ में दिल्ली सुल्तानों ने भारत में प्रचलित सिक्कों को अपनाया। कि शुरुआत में जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, गुलाम वंश आया सबसे पहला, तो गुलाम वंश के शासकों ने शुरुआत में जो है दिल्ली सुल्तानों ने भारत में जो सिक्के प्रचलन में थे उस समय उन्हीं सिक्कों को अपनाया। इसीलिए मोहम्मद गोरी आया था मुस्लिम, जिसने कि दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर। तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर उसका नाम मिलता है एक साइड तो, और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है, और लक्ष्मी की आकृति भारत के सिक्कों पर ही प्रचलन में थी। इसलिए यह तथ्य जो है मतलब नोट किया गया, पाया गया कि देवी लक्ष्मी की अगर आकृति है तो ये सिक्के भारत में ही प्रचलित थे। ये मुस्लिम शासक जो मोहम्मद गोरी आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, इनके द्वारा चलाए गए सिक्के नहीं थे, क्योंकि एक साइड तो देवी लक्ष्मी की आकृति है जबकि दूसरी साइड मोहम्मद गोरी की खुद की पिक्चर लगी हुई है। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाए? तो वो इल्तुतमिश कौन था? गुलाम वंश का शासक था और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इसे ही माना जाता है, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया और तांबे का जितल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि
चांदी का टंका किसने चलाया और तांबे का जीतल किसने चलाया था? तो आंसर होगा इल्तुतमिश ने। चांदी के टंके का वजन 175 ग्रेन था। ये हमें ध्यान रखना, ये ग्रेन आएगा यहाँ पर 175 ग्रेन। तो चांदी का टंका, टंका ये ध्यान रखना, ये गलती हो जाती है कई बार कि तांबे का टंका बोल देते हैं हम। तांबे का टंका नहीं, टंका था चांदी का जबकि जीतल था तांबे का। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ही शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली शुरू करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिक्कों के बारे में इसका इतना योगदान है कि व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली की एक सिस्टमैटिक ढंग से मुद्रा को चलाने का श्रेय किसको जाता है दिल्ली सल्तनत में? तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम इल्तुतमिश के ही सिक्कों पर बगदाद के, ये अवश्य नहीं अब्बासी खलीफा आएगा, कि बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तशीर का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तशीर का उल्लेख किसके सिक्कों पर मिलता है? तो ये इल्तुतमिश के सिक्कों पर मिलता है। मतलब कि इल्तुतमिश ने जो सिक्के चलाए थे उसने अपने सिक्कों पर बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तशीर का उल्लेख किया है, उनकी पिक्चर लगवाई है या फिर उनके बारे में वर्णन किया है अपने सिक्कों पर। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने ही सिक्कों पर शक्तिशाली सम्राट तथा राज्य का तेजस्वी सूर्य सदा विजयी इल्तुतमिश अंकित करवाया। तो ये इल्तुतमिश के सिक्कों की विशेषता है कि उसने अपने सिक्कों पर एक तो शक्तिशाली सम्राट लिखवाया और दूसरा इसने राज्य का तेजस्वी सूर्य सदा विजय इल्तुतमिश, ये लाइन जो है अपने सिक्कों पर डलवाई थी अपने बारे में कि राज्य का तेजस्वी सूर्य सदा विजय इल्तुतमिश, अपने खुद की प्रशंसा इसने अपने सिक्कों पर लिखवाई थी। नेक्स्ट है कि बलबन ने सोने का टंका चलाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि सोने का टंका किसने चलाया था? तो बलबन ने, जिस पर हजरत ए दिल्ली लिखा हुआ था। कि जो सोने का टंका चलाया था बलबन ने, उस सिक्के पर क्या लिखा हुआ था? हजरत ए दिल्ली। ये टंका, तांबा, जीतल, ये जो भी लिखा हुआ है ना, टंका आ गया, जीतल आ गया, ये सभी सिक्कों के ही नाम हैं। दिल्ली सल्तनत में सिक्कों के नाम जो है ऐसे ही होते थे। तो सोने का टंका किसने चलाया? जबकि चांदी का टंका चलाया था इल्तुतमिश ने, और सोने का टंका किसने चलाया था? ये बलबन ने चलाया था। और बलबन के सोने के टंके पे क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था हजरत ए दिल्ली। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुद्रा शास्त्री के नाम से कौन जाना जाता है दिल्ली सल्तनत में? तो मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का शासक था। इसको MBT भी बोल दिया जाता है शॉर्टकट में, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक ने मुद्रा संबंधी महत्वपूर्ण प्रयोग किए। एडवर्ड थॉमस उसे धनवानों का युवराज कहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में मुद्रा शास्त्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। धनवानों का युवराज या फिर राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। और धनवानों का युवराज मोहम्मद बिन तुगलक को किसने कहा है? ये भी इम्पोर्टेंट है, किसने कहा? ये एडवर्ड थॉमस, एक इतिहासकार है एडवर्ड थॉमस, उसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार या फिर धनवानों का युवराज कहा है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय चांदी की कमी हो गई थी, जिसके निदान के लिए उसने 1323 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। मतलब कि एक छोटे लेवल की मुद्रा चलाई, क्योंकि चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए इसने जो है कॉपी पेस्ट मतलब कि नकली मुद्रा चलाई थी, थोड़ी सी हल्के दाम की। इसीलिए सोने की दिनार 200 ग्रेन तथा चांदी का अदली 140 ग्रेन नामक सिक्का चलाया। चांदी की कमी के कारण इसने जो है 2 नए प्रकार के सिक्के चलाए। एक तो सोने का दिनार, जो कि जिसका जो
मूल्य था किसके बराबर था, 200 ग्रेन के बराबर था। जबकि एक सिक्का चलाया था इसने चांदी का, उस चांदी के सिक्के का क्या नाम था, अदली, और इसका वजन कितना था, 140 ग्रेन के बराबर था। तो ये भी पूछा जाता है कि सोने की दिनार और चांदी का अदली नामक सिक्का किसने चलाया था, तो किसने चलाया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिनार किसको कहा जाता है, सोने के सिक्के को, जबकि अदली किसको कहा जाता है, अदली कहा जाता है चांदी के सिक्के को। नेक्स्ट पॉइंट है कि अफीफ के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने चांदी का ससगनी नामक सिक्का चलाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी कि ससगनी नामक सिक्का किसने चलाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ये ससगनी जो है किसका सिक्का था, ये सोने का था, चांदी का था या तांबे का था, तो ये किसका था, ये चांदी का सिक्का था, जो कि 6 जीतल के बराबर था। तांबा और चांदी का निर्यात अद्दा एवं बिख नामक सिक्का चलाया, कि तांबे का और चांदी का एक एक सिक्का इसने और चलाया था, जिसका कि तांबे का सिक्का तो अद्दा था, जबकि चांदी का सिक्का था उसका नाम था बिख। ये किसने चलाए थे, तीनों ही, ससगनी, अद्दा, बिख, ये तीनों ही सिक्के फिरोज शाह तुगलक ने चलाए थे। फिरोज शाह तुगलक को FST भी कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को MBT भी कहा जाता है। ये इतिहास में जो है इनके शॉर्ट नाम शॉर्ट फॉर्म में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि तांबे के सिक्के को सल्तनत काल में दिरहम कहा जाता था, कि तांबे के सिक्के को, अगर तांबे का कोई सिक्का प्रचलन में है तो उसको क्या कहा जाता था, दिरहम। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक ने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी खुदवाया तथा सिक्कों पर पुत्र एवं उत्तराधिकारी फतेह खान का नाम भी अंकित करवाया। कि फिरोज शाह तुगलक ने जो सिक्के चलाए थे उस पर इसने खलीफा का नाम भी खुदवाया, जबकि इसने अपने सिक्कों पर अपने बेटे फतेह खान का नाम भी खुदवाया या अंकित करवाया था। नेक्स्ट है कि बहलोल लोदी ने बहलोली नामक सिक्का चलाया। बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश का शासक था, लोदी जो कि अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का, तो बहलोल लोदी ने बहलोली नामक सिक्का चलाया, जो कि उत्तर भारत में अकबर के पहले तक विनिमय का प्रमुख माध्यम था। कि मुगल शासक जब अकबर गद्दी पर बैठते तो उसके समय तक उत्तर भारत में यह बहलोली सिक्का जो है प्रचलन में था, यह लेन देन में प्रयोग किया जाता था। व्यापार के लिए बाजार में जो है यह सिक्का चलता था, इस सिक्के का प्रयोग होता था। किस सिक्के का, बहलोली नामक सिक्के का। नेक्स्ट है कि बहलोली सिक्के का मूल्य 6 जीतल एवं टंका का 40वां भाग होता था, ठीक उतना ही जितना शेरशाही एवं अकबरी दाम का था। कि शेरशाह सूरी ने चलाया था और अकबर ने जो चलाया था सिक्का, उनके बराबर ही इसका मूल्य था, 6 जीतल और टंका का 40वां भाग। नेक्स्ट है कि सिकंदर लोदी ने सिकंदरी टंका चलाया था। ये जो शासक थे उन्होंने अपने नाम के ही सिक्के चलाए थे। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्का चला दिया, जबकि सिकंदर लोदी ने सिकंदरी टंका चला दिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट कि कौन सा सिक्का था जो कि अकबर के पहले तक उत्तर भारत में विनिमय का प्रमुख माध्यम था, तो आंसर होगा बहलोली सिक्का। बहलोली सिक्का बहलोल लोदी द्वारा चलाया गया था, वह सिक्का अकबर के पहले तक उत्तर भारत में विनिमय का प्रमुख माध्यम था। तो ये आपका था दिल्ली सल्तनत में सिक्के कैसे चलते थे, कौन कौन सा सिक्का किसने चलाया था, व्यापार किस किस चीज़ का होता था, कौन सा नगर या कौन सी जगह जो है किस चीज़ के लिए फेमस थी, इन सभी के बारे में आज हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर एक बार में क्लास समझ नहीं आती, एक बार में याद नहीं होता, आप इस क्लास को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, आपको याद हो जाएगा। और कोशिश करें कि आप अपनी लैंग्वेज में जो है अपनी कॉपी में नोट्स बनाने की कोशिश करें, उससे ज़्यादा अच्छे से याद होता है अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ। जितनी बार चीज़ों को आप लिखोगे, जितनी बार नज़रों से निकालोगे, उतनी ही बार जो है ये चीज़ें अच्छे से याद होती जाएंगी। क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको बार बार पढ़ने से ही क्लियरिटी आती है टॉपिक में। जितना पढ़ोगे उतना ही टॉपिक ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, थैंक यू सो मच।